नमस्कार साथियों, एग्री पेज के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन पेपर लेकर आ गया हूँ जो दोस्तों कृषि रसायन विज्ञान यानी देखा जाए तो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री यानी एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री जो पेपर कल यानी 3 मार्च को हुआ है, वो दोस्तों आज मैं 12th एग्रीकल्चर का क्वेश्चन पेपर लेकर आ गया हूँ। इसका हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। आज पेपर दोस्तों कल 5:15 बजे शाम को खत्म हुआ तो टाइम नहीं मिल पाया दोस्तों सॉल्व कराने के लिए। आज हम पेपर का पूरा एनालिसिस लेकर आए हैं। देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम वीडियो को। दोस्तों ये पेपर भी काफ़ी बढ़िया आया था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अच्छा कर लिया होगा पूरा। आइए देखते हैं क्या दिया है। ये 172 इसका जो है कोड होता है दोस्तों, यानी सब्जेक्ट कोड, और जो संकेतांक ये होता है 365। आगे है यहाँ पे निर्देश है, वो पढ़ लेना है। यहाँ पे बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला आ गया है। पहला जो क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच, यानी शुद्ध जल का पीएच जो होता है वो क्या होता है। यानी पीएच मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन से पीएच कहा जाता है। तो शुद्ध जल का पीएच कितना होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, 0, 7, 14, 7 से कम। तो यहाँ पर जो जीरो पहला यानी पहला वाला ऑप्शन जो 0 दिया है, ये एकदम मतलब बहुत ज़्यादा जो अम्लीय होता है या जिसे प्रबल अम्ल कहते हैं, तो उसका पीएच हो जाएगा 0, यानी प्रबल अम्लीय का पीएच 0 हो जाएगा। ये जो उसके बाद से 14 दिया है, ये प्रबल क्षारीय है, और ये जो 7 से कम है ये भी मतलब अम्लीय है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका 7 हो जाएगा। यानी दूसरा ऑप्शन जो 7 है वो उदासीन, यानी शुद्ध जल न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। आगे सफेद फास्फोरस का अणुसूत्र यानी व्हाइट फास्फोरस के बारे में पूछ रहा है। तो P2, P4, P6, तो इसमें आपका जो सही है वो हो जाएगा P4, यानी थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे दिया गया है खाद्य पदार्थों के पैकेटों में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है। तो ऑक्सीजन यानी O2, O3, H2, N2। तो यहाँ पर दोस्तों राइट ऑप्शन आपका नाइट्रोजन यानी N2 हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में अगर नाइट्रोजन नहीं दिया है तो आप सल्फर पर वहां पर ट्रिक करके आएंगे, क्योंकि कभी कभी सल्फर भी यूज कर ली जाती है। लेकिन अगर नाइट्रोजन है तब नाइट्रोजन पर ही आपको लगाना है। आगे H3PO4 को 360 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने से क्या प्राप्त होता है। तो H3PO3, H3PO2, HPO3, P2O5। तो दोस्तों यहाँ पर ये पहला भी नहीं होगा, दूसरा नहीं, तीसरा यानी फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड जो है चौथा भी नहीं होगा। यहाँ पे तीसरा वाला जो ऑप्शन है HPO3, ये वाला आपका एकदम राइट वाला हो जाएगा। आगे है सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 का तुल्यांकी भार। तो यहाँ पर अणुभार बटे 1, अणुभार बटे 2, और 2 गुणे अणुभार, और अणुभार बटे 4। दोस्तों यहाँ पे जो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड यानी अम्ल है दोस्तों, तो यहाँ पर इसका जो राइट वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी अम्ल का तुल्यांकी भार अगर हम देखें तो पहले तो तुल्यांकी भार देख लेते हैं। तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार, यानी अणुभार बटे अगर क्षार है तो मतलब अगर अम्ल अम्लीय है तो अम्ल का अणुभार बराबर होता है कि मतलब अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे क्षारकता, और अगर क्षार है तो अणुभार बटे अम्लता। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड यानी अम्ल है तो इसका हो जाएगा अणुभार बटे 2, यानी जो 2 जो है यही जो सल्फ्यूरिक एसिड का ये मतलब क्षारकता यानी बेसिडिटी हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा अणुभार अपॉन 2। यहाँ पर क्या दिया है वही इंग्लिश में दिया है, पढ़ लेंगे आप। आगे फिनॉल, यानी जो फिनॉल होता है उसका संरचना सूत्र दोस्तों बस लिखना था। तो देखते हैं फिनॉल का जो संरचना सूत्र होता है वो ऐसे, फिर ऐसे, यहाँ पर ऐसा कुछ होता है दोस्तों, ऐसे कर देना है, और यहाँ पर ऐसे फिनॉल का संरचना सूत्र होता है। ये होता है फिनॉल का संरचना सूत्र, आपको करना था 1 नंबर मिल जाता। आगे फिर धामन सोडा, यानी जो दोस्तों वॉशिंग सोडा होता है, यानी वॉशिंग सोडा का आपको यहाँ पे फार्मूला लिखना है। तो वॉशिंग सोडा का जो मतलब नाम होता है यानी रासायनिक नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यानी वॉशिंग सोडा का सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है रासायनिक नाम, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अभी मैं सूत्र से बताता हूँ कि क्यों डेकाहाइड्रेट होता है उसका नाम। सोडियम कार्बोनेट
डेकाहाइड्रेट। दोस्तों बस सूत्र लिखना है, तो आपको ये नाम तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिख सकते हैं। और इसका जो सूत्र है वो आपको बता देते हैं। तो इसका यानी धामन सोडा यानी वॉशिंग सोडा का जो सूत्र होता है वो होता है Na2CO3 और इंटू यानी जो पॉइंट होता है इसको इंटू बोलते हैं 10H2O। 10H2O दोस्तों, ये जो 10 होता है 10 इसी के नाते यहाँ पर होता है डेकाहाइड्रेट। तो इसका आपका जो तीसरा हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O। आगे जल में अस्थायी कठोरता यानी जो टेम्परेरी हार्डनेस होता है उसका जो मतलब किसके कारण होता है। दोस्तों पहले तो आपको कठोरता पता होना चाहिए। तो जल में कठोरता कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण के घुले होने के कारण होती है। तो इसमें अस्थायी कठोरता पूछ रहा है, तो मतलब यौगिक सूत्र लिखना है, यानी उसका नाम लिख सकते हैं लेकिन यौगिक सूत्र लिखना है। तो इसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होने के कारण होता है। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट है उनके घुले होने के कारण होता है यहाँ पर अस्थायी कठोरता यानी टेम्परेरी हार्डनेस। आगे कपूर का ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर यानी भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है। तो ये दोस्तों भौतिक यानी फिजिकल चेंज हो जाएगा, यानी भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। और अगर होता कपूर का उड़ जाना तो वो भी हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। आगे पोटास उर्वरक का पौधों में क्या कार्य है, जो छठा वाला क्वेश्चन है। तो यानी पोटास जो होता है आपको पता है ये प्राथमिक पोषक तत्वों में आता है। नाइट्रोजन के बाद नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास 3 होता है। तो पोटास का यहाँ पे कार्य पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पर लिख देना है कि पोटास जो होता है पौधों की ग्रोथ यानी प्लांट्स यानी उनके जो ग्रोथ यानी वृद्धि होती है उसके लिए, यानी पौधों की वृद्धि के लिए पोटास जो है वो लाभदायक होता है। तो पौधों की वृद्धि यहाँ पर हो जाएगा। आगे है यहाँ पे अति लघु उत्तरी यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर। दोस्तों ये मैं काफी अच्छे से आप लोग भी तैयार करके गए होंगे कि ये अंतर वाला जो क्वेश्चन है वो बार बार पूछा जाता है। तो आपको अंतर के लिए लाइन में ऐसे बीच में मतलब लाइन खींच देना था, और फिर वहां पर एक तरफ सिचुरेटेड संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरी तरफ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है उसमें हम लिख सकते हैं कि मतलब यह एकल बंध यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है वो एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड से, संतृप्त हाइड्रोकार्बन एकल बंध से जुड़ा होता है। और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी अनसिचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है वो बहुबंध से जुड़ा रहता है। तो जो आपको पता है जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसका दोस्तों दूसरा नाम होता है, यानी उसी को एल्केन यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ही एल्केन कहते हैं और पैराफिन कहते हैं, एल्केन या पैराफिन। तो ये भी आप लिख देते थे अन्य नाम में, इसका अन्य नाम एल्केन तथा पैराफिन होता है। और जो असंतृप्त यानी अनसिचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है उसका दो होता है, एल्कीन और एल्काइन। तो जो इसके मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसका अन्य नाम आप लिख सकते थे, इसका अन्य नाम मतलब एल्कीन या ओलिफिन या एसिटिलीन या एल्काइन होता है। तो एल्कीन का जो दूसरा नाम एल्कीन का होता है ओलिफिन, और एल्काइन का होता है एसिटिलीन। और इसका फिर आप सूत्र लिख सकते थे, सूत्र के द्वारा अंतर जो होता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो सामान्य सूत्र है वो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का CnH2n+2 यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन का हो जाएगा CnH2n+2, और असंतृप्त में एल्कीन का हो जाएगा CnH2n और एल्काइन का हो जाएगा CnH2n-2। उसके बाद से अन्य सूत्र में आप लिख सकते थे कि मतलब एल्केन यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन का अन्य सूत्र होता है C3H8, ये एल्केन का यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। और असंतृप्त में जो होता है उसमें एल्कीन का होता है C3H6 और एल्काइन का होता है C2H2। ऐसे आपको अंतर वहां पे लिख देना था, इतना लिख देंगे काफी हो जाएगा। आगे कार्बन डाइऑक्साइड के किन्हीं दो उपयोग यानी कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ उपयोग आपको लिखना है, तो किस में उसका उपयोग किया जाता है। तो बहुत सारा इसमें उपयोग होता है। एक तो आपको होता है ड्राई आइस यानी शुष्क ईथर बनाने में, कार्बन डाइऑक्साइड का यानी ड्राई आइस में शुष्क ईथर बनाने में होता है। दूसरा हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण यानी पौधे जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया करके भोजन बनाते हैं उसमें हो जाएगा एक कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग, दो उपयोग हो गया। आगे दे रहा है रासायनिक संयोग के नियम।
तो आपको पता है रासायनिक संयोग के 5 नियम होते हैं। पांचों याद करना थोड़ा कठिन है, तो मैंने एक ट्रिक बनाया है आपके लिए और अपने लिए भी। तो उस ट्रिक को, यानी एक शब्द है उसको याद करके आसानी से आप लिख सकते हैं। तो वो ट्रिक दोस्तों इस प्रकार से है, जैसे आप 12th एग्रीकल्चर के बाद BSc AG करते हैं, तो आपको BSc की जगह GST AG कर देना है। तो ट्रिक है GST AG, ये ट्रिक है। ये बताता हूं कैसे। ये पहला, ये गुणित अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, तुल्य अनुपात का नियम, और ये अविनाशिता का नियम, और गैसीय आयतन का नियम। तो इस GST AG, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं गुणित अनुपात, स्थिर अनुपात, तुल्य अनुपात, अविनाशिता और गेलुसेक का गैसीय आयतन का नियम। इस प्रकार से इस ट्रिक से आप पांचों नियमों को आसानी से याद कर सकते हैं। ये दोस्तों ट्रिक मैंने खुद बनाई है आप लोगों के लिए। और जो दोस्तों अगर एक और मतलब इनकी मतलब पांचों नियमों की खोज किन्होंने, मतलब किस किस साइंटिस्ट ने की थी, उसके लिए भी मैं ट्रिक बना चुका हूं। तो यहाँ पहले तो उसके ये पहला वाला ट्रिक लिख देते हैं, GST AG, और यहाँ नीचे लिखना है, इसी के नीचे DPRLG, यानी गुणित अनुपात का डाल्टन ने, स्थिर अनुपात का P है दोस्तों, डी नहीं है, स्थिर अनुपात का प्रुस्ट ने या प्राउस्ट ने, या तुल्य अनुपात का रेक्टर ने, और ये इसके बाद से ए क्या है, यानी अविनाशिता। तो अविनाशिता का जो खोज किया था वो लेवोसिये ने किया था, गुणित अनुपात का गेलुसेक ने। ये जो ट्रिक मैं दोनों बताया हूं, इससे आप पांचों का नाम भी याद रख सकते हो और पांचों की किसने खोज की थी वो भी लिख सकते हो। तो ट्रिक आप जरूर लिख लें, GST AG DPRLG, गुणित अनुपात का डाल्टन, स्थिर अनुपात का प्राउस्ट, और तुल्य अनुपात का रेक्टर, और अविनाशिता का लेवोसिये, जिनको लेवोसिये को फादर ऑफ केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, आप लोगों को याद रखना है, गुणित अनुपात का गेलुसेक। ये दोनों ट्रिक दोस्तों काफी कारगर साबित होती है, मैंने भी इसी से याद किया हुआ है, आप भी इससे याद कर सकते हो और लिख सकते हो। आगे यहाँ पर यानी परमाणु भार तथा तुल्यांकी भार की उदाहरण सहित परिभाषा, यानी दोनों का आप लोगों को लिख देना, यानी एटॉमिक वेट और इक्विवेलेंट वेट। तो दोस्तों अगर आपको परिभाषा याद है तब तो ठीक बात है, आप लिख सकते हैं। लेकिन आपको परिभाषा नहीं, सूत्र याद है, तो सूत्र के हिसाब से आप परिभाषा लिख सकते हैं। वो मैथमेटिकल यानी गणितीय जो पर उसे गणितीय परिभाषा कहेंगे, वो भी कोई गलत नहीं कर सकता। तो जैसे परमाणु भार क्या, हाँ पहले परमाणु भार पूछा है, तो परमाणु भार का सूत्र होता है तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता, यानी परमाणु भार बराबर होता है तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता। तो इससे आप लिख सकते हो परमाणु भार का सूत्र कि तुल्यांकी भार तथा संयोजकता के गुणनफल को परमाणु भार कहते हैं, यानी तुल्यांकी भार तथा संयोजकता के गुणनफल को परमाणु भार कहा जाता है। ये भी 101% सही परिभाषा है, ये मैथमेटिकल तरीके से प्रूव है, इसको भी आप लिख सकते हैं, गलत नहीं हो सकता। मैंने दोस्तों इसी से लिखा है, प्रॉपर परिभाषा नहीं आती तो हमने सूत्र के हिसाब से परिभाषा लिख दिया, वो भी गलत नहीं कर सकता कोई। आगे तुल्यांकी भार यानी इक्विवेलेंट वेट का आपको परिभाषा लिखना है, यानी उदाहरण भी लिखना है, उदाहरण आप देख लेंगे। आगे है तुल्यांकी भार, यानी तुल्यांकी भार की परिभाषा प्रॉपर नहीं याद है तो सूत्र से आप लिख सकते हैं। तो तुल्यांकी भार बराबर होता है परमाणु भार, यानी तुल्यांकी भार बराबर परमाणु भार बटे संयोजकता, संयोजकता यानी तुल्यांकी भार बराबर परमाणु भार बटे संयोजकता। तो तुल्यांकी भार की परिभाषा लिख देते हैं कि परमाणु भार तथा संयोजकता के अनुपात को तुल्यांकी भार कहते हैं। ये एकदम प्रूव है, ये गणितीय सूत्र से फार्मूला है, ये कोई काट नहीं सकता है। इस प्रकार से भी आपका एकदम सही होगा, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो प्रॉपर आपको याद है परिभाषा तो अच्छी बात है। आगे दे रहा है यहाँ पर आयरन की निम्नलिखित पर होने वाली अभिक्रिया, यानी नमी की उपस्थिति में ऑक्सीजन से और सल्फ्यूरिक एसिड से, ये आपको कर लेना था, 2 नंबर मिलते। नाइट्रोजन चक्र दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन साइकिल एक पूरा चैप्टर ही हम लोगों की किताब में, वो आप लोग को देख के लिख लेना था। आगे है डाल्टन के आधुनिक परमाणु सिद्धांत, यानी डाल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत दिया था उसके बारे में आप लोगों को पूरा यहाँ पर लिख लेना है। लवण की परिभाषा तथा वर्गीकरण, यानी यहाँ लवण यानी जो लवण यानी नमक होता है उसी को साल्ट कहते हैं। पहले परिभाषा आपको लिख देना था, तो लवण की परिभाषा क्या होती है बता देते हैं आपको। तो क्या होता है कि जब यानी
अम्ल यानी एसिड जो होता है, अम्ल के H+ आयन यानी अम्ल के H+ आयन तथा क्षार यानी बेस के OH- आयन परस्पर अभिक्रिया करके लवण तथा जल यानी अम्ल तथा क्षार के, अम्ल के H+ आयन, क्षार के OH- आयन दोनों जब अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल का निर्माण होता है। तो उसी को लवण कहते हैं। अम्ल तथा क्षार के परस्पर अभिक्रिया से बनने वाले पदार्थ को लवण कहते हैं और इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। यानी अम्ल तथा क्षार यानी H+ आयन और OH- आयन मिलकर लवण तथा जल देते हैं। इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो नोट में आप लिख सकते थे कि अम्ल तथा क्षार के परस्पर अभिक्रिया से लवण तथा जल बनने की क्रिया को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। और उदासीनीकरण क्रिया जो होती है वो जल अपघटन यानी जल अपघटन के एकदम विपरीत होती है उदासीनीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आपको तो पता चल गया कि उदासीनीकरण मतलब जल अम्ल तथा क्षार मिलकर परस्पर लवण तथा जल बनाते हैं, ये हो गया उदासीनीकरण। जल अपघटन की बात करें तो इसमें मतलब दोस्तों उदासीनीकरण में अम्ल तथा क्षार मिलकर लवण तथा जल बना रहे हैं, तो जल अपघटन में लवण तथा जल मिलकर अम्ल तथा क्षार बनाते हैं, तो हो जाता है अजल अपघटन। तो जल अपघटन का ये उदासीनीकरण एकदम विपरीत होता है। आगे वर्गीकरण यानी कितने प्रकार का लवण होता है तो वो यहाँ पर आपको लिख देना था दोस्तों। 5-6 प्रकार का होता है, मैं नाम आपको बताता हूँ सभी का। एक तो होता है अम्लीय लवण, अम्लीय लवण यानी एसिडिक साल्ट, फिर क्षारीय लवण, फिर डबल साल्ट यानी द्विक लवण, फिर साधारण लवण। इस प्रकार से दोस्तों लवण जो है वो होता है। और एक होता है संकुल लवण, 5 प्रकार का होता है, 4 मैंने बताया। आगे है संकुल लवण यानी कॉम्प्लेक्स साल्ट। आगे फिटकरी का सूत्र यानी पोटास फिटकरी का सूत्र यानी पोटासियम। तो आप भूल जाए कि यहाँ पे पोटास लिखा है, आपको फिटकरी का सूत्र है ये मान पोटास लिखा ही नहीं हुआ है, तो आपको यहाँ पर फिटकरी का सिर्फ सूत्र लिख देना है। फिटकरी का सूत्र आपको याद है दोस्तों। जैसे यहाँ पे पोटास लिखा है तो कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भाई पोटास फिटकरी क्या होता है, तो वो आप छोड़ दें, आपको ध्यान ही नहीं देना कि वहाँ पे पोटास भी लिखा हुआ है। तो फिटकरी का सूत्र आपको वहाँ पे साधारण सा लिख देना था, K2SO4 इंटू Al2SO4 होल थ्राइज यानी Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O यानी K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। ये हो जाएगा फिटकरी का सूत्र। आगे सीरा यानी विस्तृत उत्तरी में आ गया है, सीरा के किण्वन से इथेनॉल बनाने, इथेनॉल निर्माण की विधि का रासायनिक समीकरण वर्णन करना है, अथवा यहाँ पे व्हाट हैपेंस व्हेन मतलब क्या होता है जबकि, ये आपको लिख देना था। फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया से क्रिया, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल में क्लोरीन की अभिक्रिया, कैल्शियम फार्मेट और एथाइन ग्लिसरॉल की सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया, ये आप लोगों को लिख लेना था। मैंने ये दोस्तों अथवा वाला ही किया है, आप लोग मुझे बताएं आप लोगों ने कौन सा किया है। आगे फिर यहाँ पर जो 16वां यानी 16वां प्रश्न आपका दे रहा है, इसको देख लेते हैं क्या दिया है यहाँ पर। यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है निम्नलिखित में मुख्य उत्पाद यानी ABCDEF तथा पहचानिए और संयुक्ति सूत्र लिखना है। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट या कैल्शियम कार्बोनेट अथवा नाइट्रिक अम्ल से निम्नलिखित को कैसे प्राप्त कीजिएगा, यानी कैसे प्राप्त करेंगे। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मेटास्टैनिक अम्ल और अमोनियम नाइट्रेट। आगे 17वां है निम्नलिखित के IUPAC नाम आप लोगों के लिखना है, यानी फॉर्मेल्डिहाइड का लिखना है और फिनोल का, एथिल अल्कोहल, ग्लिसरीन। अथवा निम्नलिखित के योग्य साधारण नाम लिखना है, वहां पे IUPAC यहाँ पे साधारण, तो यहाँ पे है प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल, एथाइन, एथेन 1,2 डाइओइक एसिड, एथेनोइक एसिड। ये तो दोस्तों ये था आपका जो पूरा पेपर। आप लोगों ने मुझे बताइए जरूर कमेंट में कि आप लोगों का कैसा पेपर हुआ, कितना आप लोगों ने अटेम्प्ट किया है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में और थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। दोस्तों आप लोगों का पेपर आज हम लोग का यानी एग्रीकल्चर वालों का तो कल ही खत्म हो चुका है, लेकिन आज जो है वो सबका पेपर खत्म हो जाएगा। आज दोस्तों केमिस्ट्री का है शायद 12th का, मतलब और भी सेक्शन का शायद केमिस्ट्री का है। हम लोग का कल पेपर पूरा हो चुका है। देखिए मिलते हैं अगले वीडियो में। Thanks for watching. Have a nice day. Best of luck.